तो सभी विद्यार्थियों को मेरे ओर से नमस्कार। आज जैसा कि लॉकडाउन का और हमारे क्लास का विशेष रूप से आज GIIS ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता है। आज क्लास 10th का भूगोल पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 का संसाधन एवं विकास का तीसरा क्लास होने जा रहा है और एक क्लास तक कोशिश करेंगे कि एक क्लास तक पूरी तरह से और चलेगा और ये पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। और नोट्स मेरा PDF जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिसको भी चाहे बच्चे लोग वो चाहेंगे तो नोट्स भी ले सकते हैं। अब जो है हम लोग ज़्यादा लेक्चर न करने से पहले मैं पुनः गुड्डू सर आप सबों को स्वागत करता हूं और आज का क्लास जितना जल्द हो सके स्टार्ट करने का प्रयास करता हूं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरह से जिस तरह से अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग और सब्सक्राइबर बढ़ें और हमारे इस लेसन को लोगों तक सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप लोग हमारी मदद करें। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे तो आप लोग भी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी थोड़ा मदद कर दें सर को, तो हम लोगों का भी मनोबल और अच्छा ऊंचा बढ़ेगा। तो देरी ना करते हुए मैं आप लोगों से पुनः सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करता हूं। अब पीछे क्लास जहां तक हम लोग संसाधन एवं विकास में किए हुए थे, थोड़ा सा सारांश बता देना चाहते हैं कि संसाधन पृथ्वी पर या पर्यावरण पर व्याप्त वैसे वस्तुएं, उपलब्ध वैसे वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, हम सबों के लिए उपयोगी हो, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। आप लोग, हमें विश्वास है कि जो आप लोगों को सूची बनाने के लिए हमने दिया था वो आप लोग कर लिए होंगे और एक क्वेश्चन भी दिए थे वो भी आप लोग ढूंढने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। धन्यवाद। मैं पीछे दिन के सेकेंड क्लास तक जहाँ तक किए थे संसाधन नियोजन किए थे और संसाधन का संरक्षण भी करने का प्रयास किए थे। संसाधन नियोजन में आप लोगों को बताया गया था कि किसी भी संसाधन का, धरती पर जितने भी व्याप्त संसाधन हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, जब तक उपयोगी नहीं है वो पदार्थ तब तक हमारे लिए संसाधन है ही नहीं। तो जो भी पदार्थ हम लोगों के लिए उपयोगी है तो कोशिश करनी चाहिए मानव को कि हमें विवेकपूर्ण तरीक़ा से जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम उपयोग करें। वही हमारे संसाधन नियोजन कहलाएगा। अर्थात संसाधनों का, पृथ्वी पर व्याप्त वस्तुओं का, पदार्थों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है। अब संसाधन संरक्षण क्या है कि जैसा कि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताओं को पूर्ति अगर संसाधन कर रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि यदि हमें उतना सारा चीज़ें संसाधन हमें दे रहा है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हर आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वो संसाधन, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी संसाधनों को सोच समझ करके उपयोग करें। और नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारा विशेष रूप से पृथ्वी पर संसाधनों का संकट पैदा हो जाएगा, जबकि ये चीज़ हो चुका है। कुछ ऐसे व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, जो संसाधन को क्या किया, बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग किया। ऐसी स्थितियों में संसाधनों का दुरुपयोग करने से जो स्वार्थी मन के व्यक्ति थे, स्वार्थी भाव के व्यक्ति थे, उन्होंने संसाधनों को काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खपत किया, जिससे हमारा समाज 2 खंडों में बंट गया। एक अमीर वर्ग के लोग हो गए, दूसरा गरीब वर्ग के लोग हो गए। यही दायित्व बना कि हमारा संसाधन का संरक्षण होना चाहिए, संसाधन हमें संरक्षण करना चाहिए। जब समाज 2 वर्गों में बटा तो वो भावना किसके प्रति, 2 वर्गों में बंटने का एक भावना आया तो वो स्वार्थी व्यक्ति के प्रति आया। अगर संसाधन का सब व्यक्ति अगर चाहता
कि हर लोगों के लिए उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से समाज दो भागों में नहीं बंटता। लेकिन आज संसाधन के कारण से समाज दो खंडों में टूट चुका है, अमीर और गरीब, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन। इसीलिए इस संसाधन संरक्षण पर गांधी जी का एक युक्ति था। गांधी जी ने कहा था, भारत के राष्ट्रपिता महोदय महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि अगर स्वार्थी व्यक्ति जो है उसके लिए बोला गया था कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे भारत की भूमि पर, हमारी धरती पर इतना अधिक मात्रा में संसाधन है कि हर एक लोगों को पेट भर सकता है, लेकिन स्वार्थी लोगों को पेट ही नहीं भर सकता है। तीन युक्तियों को हमें ध्यान रख करके संसाधन का विशेष रूप से हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए आज का पिछले दिन के क्लास के बाद आज का जो नया क्लास है हम लोगों के लिए भूमि संसाधन और उस भूमि संसाधन का उपयोग भी सीखेंगे। साथ ही साथ भूमि संसाधन में कौन कौन आते हैं सो, और लास्ट में भूमि का निम्नीकरण करेंगे। ठीक है, और निम्नीकरण होने के बाद संरक्षण का क्या उपाय है, जब संरक्षण करेंगे तभी हमारा निम्नीकरण से बचाया जा सकता है, उसके बारे में भी सोचेंगे हम लोग। तो चलिए आज भूमि संसाधन के बारे में जानते हैं। भूमि संसाधन है क्या चीज़? जितने भी तरह के हम सभी लोग देखते हैं, हम खनिज भी प्राप्त करते हैं खनन करके पृथ्वी के अंदर से, खेती भी करते हैं तो भूमि से, पेड़ पौधे भी उगाते हैं तो भूमि से, हम सभी लोग रह भी रहे हैं, मनुष्य से लेकर के सारे जीव जंतु अगर रह रहे हैं कहीं पर तो वो भी है भूमि। यानी खनन क्रिया, कृषि क्रिया, पशुपालन की क्रिया, पशुचारण की क्रिया, वनों उत्पादन की क्रिया, फसल उत्पादन की क्रिया, सारे चीज़ों की जितने भी क्रियाएं अगर हम कहीं संपन्न करते हैं तो कहाँ करते हैं? भूमि पर करते हैं। लेकिन हमारे इस भूमि पर सभी क्षेत्र करने योग्य नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में विशेष रूप से भूमि का जितने भूमि है, भारत के कुल क्षेत्रफल में से 43% भाग मैदान से घिरा हुआ है, पर्वत जो है 30% भाग घिरा हुआ है और पठार जो है 27% भाग घिरा हुआ है। याद रहे कि हमारे भारत की भूमि का टोटल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस 263 वर्ग किलोमीटर में जितने क्षेत्रफल है हमारे भारत का कुल भूमि का, उसका मात्र 93% भूमि ही हम लोगों के लिए उपयोगी है। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, जितना कुल क्षेत्रफल है उसका 93% भूमि ही हम लोगों के लिए उपयोगी है। बाकी किसके लिए है? तो हमारे पूर्वोत्तर भारत खास करके असम को छोड़ दिया जाए, असम को छोड़ करके अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस भूमि का आज तक इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, उपयोगी श्रेणी में नहीं रखा गया है, भूमि संसाधन में शामिल नहीं किया गया है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है। अर्थात हम लोग जितने भी भूमि का उपयोग करते हैं वो मात्र 93% करते हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी 7% भूमि का उपयोग हम सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी जितने ही भूमि का उपयोग हम सभी लोग कर रहे हैं, चाहे जितने भी तरह के रहने से लेकर के उसके फसल उत्पादन से, कृषि करने से लेकर के, खनन करने से लेकर के, जितने भी तरह का कार्य हम लोग संपन्न करते हैं भूमि पर, वो सारी क्रियाएं मात्र 93% भाग पर कर पा रहे हैं और शेष 7% पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस भूमि संसाधन में कौन कौन से टाइप्स हुए, भूमि संसाधन का किस किस रूप में हम लोग यहाँ पर फैला हुआ है। तो सबसे पहले देख रहे हैं वन। ठीक है, वन हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का वन अधिनियम 1952 के अंतर्गत, वन अधिनियम जो 1952 पारित किया गया, उसके अंतर्गत किसी भी कुल क्षेत्रफल का 33%, 1/3 हिस्सा जो है 33.333% वन का होना अनिवार्य है। फिर भी हमारे देश में वन का कितना परसेंट ढका हुआ है? तो मात्र 23% है, 23.3% है। तो ये 23.3% वनस्पति हमारे भारत की भूमि में है, जिसका हम लोग भूमि में वन के रूप में उपयोग कर रहे हैं भूमि का। तो इस प्रकार से वन हमारा अभी भी कम है। उसकी तुलना में वन नीति के अनुसार, वन नीति 1952 के अनुसार अभी भी कम है। कितने परसेंट? लगभग 10% कम है।
तो हम सबों को कोशिश होनी चाहिए कि वनस्पति का क्षेत्र का और संरक्षण किया जाए, वनों को और विकास किया जाए। इस वन से संबंधित मैं ज़्यादा लेक्चर अगले टॉपिक्स जो लेसन 2 है उसमें देने का प्रयास करेंगे। दूसरा भूमि का उपयोग हम लोग कर रहे हैं बंजर भूमि के रूप में। बंजर भूमि जो हमारा है इस धरती पर वो 5.5% है, 5.5% है। बंजर भूमि किसको कहते हैं? जिस भूमि को हम लोग ना खेती कर रहे हैं, ना वनों के लिए उत्पादन कर रहे हैं, ना कोई फसल लगा रहे हैं, ना कोई रह रहा है, किसी भी तरह से वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वैसे भूमि को हम लोग बंजर भूमि में शामिल करते हैं। और वो हमारे देश में आज कितना % है? तो 5.5% है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है मनुष्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि के अंतर्गत अर्थात वो खेती करने लायक जमीन था लेकिन उसको दूसरे कामों के लिए उपयोग कर रहा है मनुष्य, लेकिन कर रहा है, वैसे भूमि को गैर कृषि भूमि के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें से सड़कें बिछा दिया। खेती करने लायक जमीन था लेकिन सड़क बन गया। सड़क भी मानव क्रिया के लिए अनिवार्य है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। रेलवे लाइन बिछा दिया गया है, बड़े बड़े मंजिलें बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग और कारखाने खुल गए हैं। क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी बताए थे कि जो आपका रैती ज़मीन था, जब हम व्यक्तिगत संसाधन के बारे में बता रहे थे तो वहाँ भी बताए थे कि रैती ज़मीन में भी आपका खेती करने लायक ज़मीन है। अगर हो सके आप वहाँ खुदाई कर रहे हैं तो अगर कुछ खनिज पदार्थ निकल गया तो वो संसाधन आपका गैर कृषि भूमि में आ जाएगा और वो सरकार के अंदर चला जाएगा, सामुदायिक में, और भारत सरकार राष्ट्रीय संसाधन बन जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गैर कृषि भूमि अंतर्गत जो हमारे भूमि है भारत में वो 8.7% है। अस्थाई चारागाह, भारत में ऐसी भूमि का कुछ विशेष रूप से स्थापना मतलब उसको नियमित कर दिया गया है कि यहीं सिर्फ पशुओं को चराना है। तो वैसे चारागाह जहाँ पशुओं को चराया जाता है, वैसे ज़मीन वैसे भूमि पर अस्थाई चारागाह कहलाते हैं। और वो हमारे भारत में कितने % है? 3.3% मात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपवन भूमि। उपवन मतलब होता है, सब लोग जानते होंगे, छोटा छोटा सा क्या चीज़? बगीचा। ये बगीचे भूमि को खेती करने लायक ज़मीन है लेकिन इसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। उपवन भूमि सिर्फ बगीचे के लिए ही उपयोगी होता है, जिसमें कई तरह के फलोद्यान की खेती भी किया जाता है, लेकिन वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। और ऐसे भूमि भारत में मात्र 1% है। नेक्स्ट है हमारा कृषि योग्य बंजर भूमि। खेती लायक जमीन था लेकिन उस जमीन में बंजर बना दिया गया है, ना वनस्पति है ना वहाँ खेती नहीं किया जा रहा है। था खेती करने लायक लेकिन इसका उपयोग किसी काम के लिए नहीं कर पा रहे हैं, उसको बंजर भूमि में परिवर्तन कर दिया गया है। अर्थात वैसा भूमि बंजर भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाता है जहाँ आज से 5 साल पहले तक और अभी तक किसी भी प्रकार से 5 साल से किसी भी तरह का खेती नहीं किया गया हो, वैसे भूमि को हम लोग कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। अर्थात लिख दिए यहाँ पर जहाँ 5 साल से कोई भी खेती नहीं की गई हो, ऐसे भूमि हमारे देश में कितना % है? तो 4% है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान प्रति भूमि। अभी भूमि ऐसी है जहाँ पर 1 साल, वर्तमान प्रति का मतलब हुआ कि अभी 1 साल फिलहाल से खेती नहीं हुआ है। 1 साल पहले हुआ था लेकिन 1 साल के बाद से अभी खेती नहीं हुआ है, उसको वर्तमान प्रति भूमि कहा जाता है। जैसे हम लोग छोटा सा इसमें उदाहरण दे सकते हैं, बच्चे लोग ध्यान देंगे इस पर कि वर्तमान प्रति भूमि में हम उसको भूमि को शामिल करते हैं। जैसे मान के चला जाए कि अभी हम लोग खेती कर लेते हैं, हम लोग गेहूं भी लगा लेते हैं, धान भी लगा लेते हैं। धान जैसे ही कटनी हो जाता है तुरंत उसी खेत पर हम लोग गेहूं लगा देते हैं, तो उसको 1 साल प्रति छोड़े नहीं। लेकिन कुछ ऐसे ज़मीन भी होते हैं जहाँ फिर 1 साल धान लगा दिए, उसके बाद धान लगाने के बाद क्या कर देते हैं, उस भूमि पर कुछ नहीं खेती कर पाते हैं, साल भर के लिए छोड़ देते हैं। अर्थात 1 साल से जहाँ पर खेती नहीं की गई हो वैसे भूमि को हम लोग कहते हैं वर्तमान प्रति भूमि। लेकिन जो भूमि खेती में क्या करते हैं, धान लगाने के बाद तुरंत फिर गेहूं लगाते हैं, कुछ कुछ सब्जियां उत्पादते हैं गर्मा ऋतु के फसलों में, तो वैसे भूमि को हम लोग इस वर्तमान प्रति में नहीं रख करके उसको हम लोग पुरातन भूमि में इसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये था वर्तमान प्रतिभूमि। लेकिन पुरातन प्रतिभूमि क्या कहलाता है कि जो 1 साल से लेकर के 5 सालों तक, पिछले 5 सालों तक क्या किया गया, किसी भी प्रकार का खेती नहीं किया गया हो, उस भूमि को हम लोग पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं, जो हमारे 3.6% है, जबकि वर्तमान प्रतिभूमि 4.9% है।
अब नेक्स्ट है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब है कि साल भर में कम से कम 1 से 2-3 तरह के फसल साल भर में खेती कर लेना। 3-4 टाइप्स का खेती कर लिया जाता है, जहाँ पे साल भर में देखते हैं कि कभी उसी खेत में जो है सो मकई लगा दिया, कभी आलू लगा दिया, कभी और सब्जी लगा दिया। मतलब एक साल के अंदर में 3 तरह की कम से कम फसल का उत्पादन करना, 3 बार खेती कर देना एक ही खेत में, तो उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र या सकल क्षेत्र, सकल कृषि योग्य भूमि कहा जाता है, या उसी को निवल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो हमारे भारत में सबसे अधिक यही भूमि है अभी, जो 45.5% है, 45.5% है। तो जो हमारा क्या कहलाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्वेश्चन पूछता है इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन कि इसी से पूछता है कि हमारे भारत में वनस्पति का विस्तार कितने प्रतिशत भूमि पर है, या हम लोग वन के रूप में भूमि का उपयोग कितना प्रतिशत करते हैं, तो 23.3%। कभी पूछता है क्वेश्चन कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र का भूमि का उपयोग हम लोग कितना % करते हैं, तो 45.5%। ये जो आंकड़ा हम दे रहे हैं वो आंकड़ा आपका 2017 के अनुसार है, ठीक है। 2017 के अनुसार जो आंकड़ा दिए हैं वो 2017 के अनुसार है। अब इसमें एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है, विद्यार्थीगण ध्यान देंगे इस पर। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन रहता है 1961 का, ठीक है। 1961 में और वर्तमान में, ठीक है, 2001 का देता है, ठीक है। 1961 और 2001 के भूमि का उपयोग की तुलना करके वर्णन करने के लिए बोलता है। तो बस यही आपका है, ठीक है। पुराने के समय को छोड़ करके उसको जो है सो 1961 को छोड़ करके हम लोग इस पर चलेंगे, ठीक है। जो हमारा 2001 के बाद से 2017 का रिपोर्ट दिखाया गया है आपको, इस 2017 का रिपोर्ट पूरा फैक्ट रिपोर्ट दिखाया गया है, जिसमें कहीं त्रुटियाँ शायद नहीं हैं, ठीक है। ये था आपका भूमि का उपयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमि का निम्नीकरण, फिर लास्ट में उसका संरक्षण करेंगे। निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन भी आई है बच्चे, विद्यार्थीगण इस पर भी ध्यान देंगे। भूमि का निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है ह्रास होना। क्या चीज़ का ह्रास होना, भूमि की उत्पादन शक्ति में कमी हो जाना, उपजाऊ शक्ति घट जाना, यही है भूमि का निम्नीकरण। अभी हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में भूमि संसाधन से, भूमि के उपयोग से जितने भी मनुष्य हैं, वो हर कोई मनुष्य अपनी मूल आवश्यकताओं का जितना भी चीज़ें हैं उपयोग करता है, उसका 95% भाग भूमि से प्राप्त करता है। 100% अगर कोई भी सामान उपयोग कर रहा है कोई भी एक व्यक्ति, तो उसका 95% कहाँ से प्राप्त करता है, तो भूमि से प्राप्त करता है। जब इतनी सारी ज़रूरतों को 95% उपयोगी पदार्थों को भूमि हमें दे रहा है और हम सभी लोग भूमि का ह्रास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, इसके बारे में हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आज अगर देश में बात किया जाए, हमारे भारत देश में भूमि कितना %, तो 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है हमारे देश के कुल भूमि का। और उस 13 करोड़ हेक्टेयर में से 28% जो भूमि है वो वनों के अंतर्गत शामिल है, जो निम्नीकृत हो चुका है। और 56% भूमि जो है वो जल अपर्दन के कारण से निम्नीकृत हो चुका है। ये एक सोचनीय विषय है। जबकि शेष जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है, यानी इस 13 करोड़ हेक्टेयर में से 28% भूमि वन से निम्नीकृत है, वनों में निम्नीकृत है, और 56% जल अपर्दन से निम्नीकृत है। जो शेष भूमि निम्नीकृत वाला भूमि बच जाता है, वो किसके कारण से निम्नीकृत है, तो लवण के कारण से और क्षार के कारण से। अब इसमें एक सवाल आता है कि लवणीय जब भी भूमि हो जाता है तो उत्पादन शक्ति घट जाती है, अर्थात भूमि निम्नीकृत हो जाता है। भूमि को क्षारीय होना चाहिए उत्पादन शक्ति बनाने के लिए, लेकिन अत्यधिक क्षारीय होने पर भी भूमि निम्नीकृत हो जाती है। तो इस प्रकार से ये था हमारा भूमि का निम्नीकरण। अब उसका कारण ढूंढेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। भूमि का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, भूमि निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं। तो भूमि निम्नीकरण से कौन कौन से कारण हैं, और इसमें बहुत सारे कारण हम जोड़ेंगे। अभी जो दिखाया गया भूमि निम्नीकरण के कारण हम शॉर्ट में आपको बता देना चाहते हैं, बाकी आप उसका लॉन्ग विधि से आंसर मेरा PDF नोट्स में भी उपलब्ध है, ठीक है।
सबसे पहले है वनों की कटाई। हम लोगों ने क्या किया, अत्यधिक मात्रा में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन का विनाश किया, जिससे क्या हुआ, भूमि निम्नीकृत हो चुका है, उपजाऊ शक्ति घट चुका है। क्योंकि भूमि में जब तक ह्यूमस की मात्रा नहीं रहेगा उत्पादन शक्ति नहीं दे सकता है। किसी भी मिट्टी में, किसी भी भूमि में उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए, जो पेड़ पौधों द्वारा भी प्राप्त होता है, जीव जंतुओं द्वारा भी प्राप्त होता है। लेकिन हम सभी लोग पेड़ पौधे को विनाश कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, वनों की कटाई से हमारा भूमि निम्नीकृत हो रहा है। दूसरा कारण है अति पशुचारण। पशुओं को अत्यधिक चराने से भी भूमि निम्नीकृत हो रहा है। ठीक है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, गुजरात जैसे क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में पूछता है क्वेश्चन कि राजस्थान और गुजरात में भूमि निम्नीकरण का सबसे फैक्ट कारण क्या है, तो अति पशुचारण। पशुओं को अधिक चराने से भूमि निम्नीकृत हो चुका है राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है खनन से। खनन विधि द्वारा भी हम लोग जब खनिज का उत्पादन धरती के अंदर से करते हैं, निकालते हैं खनिजों को उत्पादन करके, तो क्या होता है, हमारा भूमि बहुत बड़ी मात्रा में निम्नीकृत हो जाता है। उसमें कई तरह के पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाती है, उत्पादन शक्ति कम होने लगता है। तो खनन भी हमारा क्या करता है, भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। एंड तीसरा अगला है अति सिंचाई। ये क्वेश्चन भी आई है, जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जब बनाएंगे बच्चे, तो आप क्वेश्चन में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ है कि पंजाब हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का सर्वोत्तम कारण कौन है, सबसे उत्तम कारण किसे माना गया है। ठीक है, तो अति सिंचाई के कारण से, अत्यधिक सिंचाई के कारण से क्या होता है, वहाँ बार बार फसलों को, समतल भूमि होने के कारण से अधिक मात्रा में फसलों को सिंचाई किया जाता है, जिस वजह से क्या हो गया, ऊपरी परत उसका बह गया और भूमि निम्नीकृत हो गया है, उपजाऊ शक्ति घट गया है। ठीक है, तो अति सिंचाई उसका कारण था। नेक्स्ट है औद्योगिक धूल। उद्योगों से निकलने वाले धूल क्या हो जाते हैं, ऊपरी सतह पर, भूमि के ऊपरी सतह पर जम जाते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में कई पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो उसके ऊपरी सतह पर जम जाता है, जहाँ पर फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उससे भी हमारा भूमि निम्नीकृत हो रहा है, अर्थात औद्योगिक धूल के वजह से भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का जमाव। औद्योगिक क्षेत्रों में, जिस सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों में, जो सीमेंट के कल कारखाने जिस जिस क्षेत्रों में है, वहाँ क्या हो रहा है, काफ़ी अधिक मात्रा में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो उससे, उस चूना पत्थर के उपयोग करने से ऊपरी परत में धीरे धीरे चूना क्या हो जाता है, मिट्टी के, भूमि के ऊपरी परत में जम जाता है, और जमने के कारण से क्या हो जाता है, भूमि की उत्पादन शक्ति घट जाती है, जिससे भूमि निम्नीकृत हो रहा है। और है इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कीटनाशक और उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से भी क्या हो रहा है, हमारी भूमि निम्नीकृत हो रही है। इसीलिए हमें इसके जगह पर, रासायनिक उर्वरकों के जगह पर गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भूमि का निम्नीकरण से भी बचाया जा सकता है। ये था आपके निम्नीकरण के कारण। नेक्स्ट है, अब हमें जब भूमि निम्नीकृत हो रही है तो क्या इसी तरह से छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पुनः उस भूमि को उस लायक बनावें, जिससे हमारा पुनः उत्पादन जैसा पहले देता था वैसा हो सके, भूमि के निम्नीकृत को बचाया जा सके। तो भूमि के निम्नीकरण होने से बचाने की प्रक्रिया ही भूमि का संरक्षण है। और वो संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, उसके कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वन रोपण की क्रिया करना पड़ेगा, अर्थात वनों का जो विनाश हो रहा है उसे कंट्रोल कीजिए। वनों को संरक्षण करने के साथ साथ वन रोपण का कार्य भी प्रारंभ कीजिए, जिससे क्या हो सकता है, भूमि का निम्नीकरण हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जैसे उद्योगों से, शहरों से, नगरों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खास करके जल, प्रदूषित जल जो होते हैं, जो भूमि में प्रवाहित किया जाता है, और वो भूमि को क्या कर देते हैं, अम्लीय बना देते हैं, चाहे क्षारीय बना देते हैं, जिससे भूमि निम्नीकृत हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रदूषित जल का उचित प्रबंधन हो, अर्थात भूमि के आगे बहावें, लेकिन उसका एक क्या होना, उचित आपका
छानन विधि द्वारा उसको रोकने का प्रयास कीजिए। अपशिष्ट पदार्थों को छान दिया जाए, परिष्करण किया जाए उसका, जिससे क्या हो सके, हमारा भूमि का प्रदूषण ना हो सके, भूमि का निम्नीकरण ना हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है अति सिंचाई ना करना, कंट्रोल पर जितनी ज़रूरत हो। अति सिंचाई ना करने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं विद्यार्थीगण क्या करते हैं कि मोटर स्टार्ट कर देते हैं और उसको नाला मार करके, ठीक है, नाला के माध्यम से डायरेक्ट पानी को यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर बहा करके ले जा रहे हैं। पानी इधर बह रहा है, उधर बह रहा है, भूमि निम्नीकृत हो रहा है। तो उससे बढ़िया क्या होना चाहिए, अति सिंचाई नहीं करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइप बिछाइए, या खेती के कई तरीके हैं उसको अपनाइए, ड्रिप विधि को अपनाइए। ठीक है, जिससे क्या हो सके, हमारा पानी भी बर्बाद ना हो और हमारा भूमि का निम्नीकरण भी ना हो। ठीक है। अति सिंचाई पर कंट्रोल, पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। एक अस्थायी चारागाह पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम पशुओं को वहीं चराएंगे। एक अस्थायी चारागाह बनाना पड़ेगा, अर्थात उस पर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, अस्थायी चारागाह की व्यवस्था करना पड़ेगा पशुचारण पर नियंत्रण करके। तो ये सभी कारक जो ऐसे हैं जिससे हम भूमि पर निम्नीकरण को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जो भी बंजर भूमि है, खाली पड़ा जमीन है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ कोशिश करें कि हम लोग ऐसा विधि अपनावें जिससे खेती भी हो सके, और नहीं खेती हो सके तो कम से कम वनस्पति का विकास उस क्षेत्र में कर सकें, बंजर भूमि में हरियाली में परिवर्तन कर सकें। वो था जिससे हमारा भूमि निम्नीकरण कम होगा। नेक्स्ट है खनन पर नियंत्रण करना, अर्थात जो खनन से जो हो रहा है अत्यधिक हानि भूमि का, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और कीटनाशक दवाओं अर्थात रासायनिक उर्वरकों के जगह पर रासायनिक उर्वरक के स्थान पर गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब जो हैं वो हमारे भूमि के निम्नीकरण को संरक्षण करने का उपाय है। और उसका कारण है, विद्यार्थीगण ये भी पूछता है कि भूमि निम्नीकरण को कैसे दूर किया जा सकता है। ये सब उपाय को नोट करेंगे, उसके बारे में 2-2 लाइन जरूर संक्षेपण करेंगे, जिससे क्या हो सके, आपका आंसर भी तैयार हो जाएगा और आपका यहाँ कारण का भी आंसर तैयार हो जाएगा। तो दोनों का आंसर हो जाएगा तैयार। आपका दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिया गया है, भूमि निम्नीकरण के कारण कौन कौन से हैं उसका, और भूमि निम्नीकरण को बचाने का, संरक्षण करने का क्या क्या उपाय है उसका। तो इस प्रकार से ये आपका भूमि संसाधन का उपयोग और भूमि का निम्नीकरण और उसका संरक्षण, संसाधन एवं विकास चैप्टर में, पाठ में इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट वीडियो क्लासेज में आपको जो दिया जाएगा वो विशेष रूप से मृदा संसाधन बताया जाएगा, मृदा संसाधन के प्रकार बताए जाएंगे, मृदा के अपरदन बताए जाएंगे, क्या क्या कारण से होता है, और मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।